हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू द चैनल। एक मुल्क जो कि न्यूक्लियर पावर है, जहां 65% यूथ है, जहां नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फर्टिलाइज लैंड है, उस मुल्क की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, जिसकी वजह से वो मुल्क दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिकली वो मुल्क कोलैप्स होने के करीब है। ऐसे क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से वो मुल्क इस कंडीशन तक पहुंचा, ये हमने पार्ट 2 में डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान वाकई इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जा सकता है। जवाब है बिल्कुल हाँ। क्योंकि पाकिस्तान ने इनिशियली जब इंडिपेंडेंस के बाद शुरू किया था, उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई इकोनॉमिक बेस नहीं थी, बट पाकिस्तान ने महज 4 दहाइयों में 6% इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की थी। आज पाकिस्तान के पास डेवलपमेंट के सारे टूल्स मौजूद हैं। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की और पॉलिटिकल विल की। आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी ऐसी रिफॉर्म्स हैं जो कि पाकिस्तान को लेनी चाहिए ताकि पाकिस्तान दोबारा से अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव कर सके। सबसे पहली चीज है पॉलिसी कंसिस्टेंसी। पाकिस्तान को जरूरत है कि वो जो पॉलिसीज बनाए उनको इम्प्लीमेंट भी करे। इंडिया की हमने बात की थी कि इंडिया ने 1991 में रिफॉर्म्स लाई। 1991 तक इंडिया की कंडीशन इतनी खराब थी कि इकोनॉमिक ग्रोथ महज 3% थी और इंडिया को अपने गोल्ड रिजर्व्स बेचने पड़े थे। लेकिन 1991 में मनमोहन सिंह ने इंडिया में रिफॉर्म्स लाई, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थी। और सिर्फ रिफॉर्म्स की हद तक महदूद नहीं रखा, बल्कि हर आने वाली गवर्नमेंट ने उन ही रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया। इसी वजह से इंडिया आईटी और सर्विस सेक्टर में ग्लोबल लीडर बन गया है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में हर नई आने वाली गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज लेके आती है। 1991 में जब इंडिया रिफॉर्म्स लेके आया था तो उसी वक्त नवाज शरीफ ने भी सेम रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। लेकिन हुआ क्या कि वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी। इसी तरह अगर हम एनर्जी पॉलिसी की बात करते हैं तो 2013 में एनर्जी पॉलिसी आई थी और 2018 में दोबारा से नई एनर्जी पॉलिसी आ गई। मतलब पहली एनर्जी पॉलिसी ऑलरेडी है, लेकिन जो भी नई गवर्नमेंट आ रही है वो अपने हिसाब से नई पॉलिसीज लेके आ रही है। इसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान में सर्कुलर डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया। पाकिस्तान में पॉलिसीज बेस्ट रिटर्न फॉर्म में है। चाहे हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें, पाकिस्तान के विजन 2025 की बात करें, या पाकिस्तान ने रिसेंटली उड़ान पाकिस्तान के नाम से एक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है पाकिस्तान को डिजिटाइज करने के लिए। नो डाउट पॉलिसीज हैं पाकिस्तान में, लेकिन मसला क्या है? इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। यहाँ पे होना ये चाहिए कि पार्लियामेंट से एक लॉ पास हो कि जो भी गवर्नमेंट है आने वाली वो इकोनॉमिक पॉलिसीज को मिनिमम 10 years तक कंटिन्यू रखेगी। ऑब्वियसली छोटी मोटी चेंजेस होंगी, लेकिन कोई नई पॉलिसी ना लाई जाए, बल्कि जो पुरानी पॉलिसीज हैं उन्हीं को इम्प्लीमेंट किया जाए। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी अलाउ नहीं करती है कि हर 5 साल बाद नई पॉलिसीज लाई जाएं और जो प्रीवियस पॉलिसीज हैं उन पे जितना भी एक्सपेंस हुआ है वो सारा का सारा वेस्ट चला जाए। दैट इज वाई पॉलिसी कंटिन्यूटी ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जिनका आवाम की तरक्की या इकोनॉमिक ग्रोथ से डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। अब ये नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स क्या हैं कि हर साल ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये फॉरेन टूर्स पे जाते हैं। इनको फर्स्ट क्लास एयर टिकट्स दिए जाते हैं, लग्जरी होटल्स में ये स्टे करते हैं, इनको वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, बुलेट प्रूफ कार्स में ये ट्रेवल करते हैं। गवर्नमेंट स्पॉन्सर इनको हज स्कीम्स दी जाती हैं, पर्टिकुलरली ब्यूरोक्रेट्स को, एमएनएस को। हालांकि इनकी अर्निंग इतनी होती है कि ये खुद जा सकते हैं। इसके अलावा इनको मल्टीपल ऑफिशियल रेजिडेंसेस दी जाती हैं, स्टाफ दिया जाता है, अलाउंसेस दिए जाते हैं। हर डिपार्टमेंट में डुप्लीकेट रोल्स हैं, पेंशन ओवरफ्लोज हैं। रीसेंट एस्टिमेट्स की बात करें तो जो फॉरेन टूर्स हैं, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, या फिर जो जो अननेसेसरी अलाउंसेस हैं, ये मिलकर जो नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस हैं ये बनाते हैं 1.5 ट्रिलियन रुपीज। और इसका इम्पैक्ट होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे, क्योंकि अगर सारा का सारा रेवेन्यू यहाँ पे लग रहा है तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुक जाते हैं। इसके लिए पाकिस्तान को ये करना चाहिए कि जो कुछ नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उनको ऐसे प्रोटोकॉल्स दिए जाएं, जैसे बुलेट प्रूफ कार्स हो गई, जैसे 5 स्टार ट्रेवल्स हो गए, जैसे वीआईपी प्रोटोकॉल हो गए। हर ऑफिसर को ये प्रोटोकॉल्स नहीं दिए जाने चाहिए। और ये जो फ्री हज और वीजा पर्क्स हैं ये भी खत्म करने चाहिए। पब्लिक फंड जितने भी हैं वो लो इनकम सिटीजन पे खर्च किए जाने चाहिए। इसके अलावा रिड्यूस करें फॉरेन ट्रिप्स को। एम्बेसीज को एम्पावर करना चाहिए कि ये जो मिनिस्टर्स हैं इनके फॉरेन ट्रेवल्स को कट किया जाना चाहिए, जहां पे जरूरत हो वहां पे जाएं। डिजिटल गवर्नेंस इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। हर मिनिस्ट्री में जो डुप्लीकेट रोल्स हैं उनको एलिमिनेट करना चाहिए और डेवलपमेंट पे ज्यादा से ज्यादा फोकस हो। यहाँ से जितनी भी अमाउंट सेव होती है उसको एजुकेशन पे, क्लीन वाटर पे, हेल्थ पे, ग्रीन एनर्जी पे, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। आवाम का पैसा है,
क्योंकि ये अवाम के टैक्सेस से आता है और ये अवाम पे ही खर्च होना चाहिए, ना कि पर्क्स और फॉरेन टूअर्स पे। इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को या इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए सबसे बड़ी चीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। डैरन एसी मोगलू और जेम्स रॉबिन्सन ने एक बुक लिखी थी वाई नेशंस फेल। उसमें वो कहते हैं कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी किसी भी कंट्री में तब तक अचीव नहीं हो सकती जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमी पे। इन्वेस्टमेंट फ्रीज हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। यहाँ पे पाकिस्तान मलेशिया से कुछ सबक सीख सकता है। मलेशिया ने महातीर मोहम्मद के दौर में गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाई थी, इंस्टीट्यूशंस को ऑटोनमस बनाया था और उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ डबल डिजिट हो गई थी। पाकिस्तान में भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। जुडिशरी में, नैब में, एफआईए में ऐसे इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिसाइजेशन से बिल्कुल फ्री कर दिया जाना चाहिए। एक दफा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी उसके साथ साथ खुद आएगी, क्योंकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट होगी और ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बगैर पॉसिबल नहीं है। पाकिस्तान की जो अभी यूथ है वो 65% है ओवरऑल पॉपुलेशन का। ये किसी भी दुनिया के लिए इतनी बड़ी यूथ एक एसेट होती है, एक बहुत बड़ा एसेट होती है। पाकिस्तान में ये एसेट एक लाइबिलिटी बनता जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पाकिस्तान में इनको स्किल्स नहीं दी जाती। ये जो 65% यूथ है ये अनएम्प्लॉयड है। दुनिया एजिंग की तरफ जा रही है। जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, जापान की बात करें, चाइना की बात करें, ये कंट्रीज स्किल्ड वर्कफोर्स को इंपोर्ट कर रही हैं दूसरी कंट्रीज से। पाकिस्तान के साथ ऐसा केस नहीं है। पाकिस्तान के पास एक यूथ पोटेंशियल है। पाकिस्तान इस यूथ पोटेंशियल को स्किल्स देकर उन कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर सकता है जहां पे एजिंग हो रही है। इससे रेमिटेंसेस आएंगी कंट्री में। इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि सऊदी अरबिया में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, नियोम प्रोजेक्ट, जहां पे 90 लाख फॉरेन वर्कर्स की जरूरत है। पाकिस्तान को ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स में अपने स्किल्ड वर्कफोर्स को इंगेज करने की जरूरत है। उसके लिए पाकिस्तान इस यूथ को वोकेशनल ट्रेनिंग दे, डिप्लोमास करवाए, ऐसी डिग्रीज करवाए जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। इसके लिए पाकिस्तान को नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन बनाने की जरूरत है कि पाकिस्तान उसको स्ट्रेंथन करे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्किल सेंटर्स बनाए जाएं और सऊदी अरबिया और दूसरी गवर्नमेंट के साथ जहां पे ऐसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं वहां पे एग्रीमेंट्स किए जाएं कि हम अपनी स्किल्ड वर्कफोर्स को वहां पे सप्लाई करेंगे। इसके अलावा ये जो यूथ है इसको स्किल सिखाएं, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, टेली मार्केटिंग है, फ्रीलांसिंग है और डिफरेंट डिप्लोमास हैं, सोलर टेक्नोलॉजी उनको सिखाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिफरेंट कोर्सेज करवाएं। अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी ने एक यूनिवर्सिटी खोली है, एच यूनिवर्सिटी के नाम से। ये यूनिवर्सिटी प्योरली ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानियों के लिए ये यूनिवर्सिटी फ्री है। ये यूनिवर्सिटी साद हशमानी की है जो कि पाकिस्तानी है। इस यूनिवर्सिटी में आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं, ये पाकिस्तानियों के लिए फ्री है और इसमें डिफरेंट कोर्सेज सिखाए जाते हैं। वीडियो एडिटिंग का सिखाया जाता है, स्टॉक मार्केट का सिखाया जाता है, ट्रेडिंग के सिखाए जाते हैं और जितनी भी स्किल्स अभी 21st सेंचुरी में रिक्वायर्ड हैं वो सारी फ्री सिखाई जाती हैं। तो गवर्नमेंट को ऐसे इनिशिएटिव को प्रमोट करना चाहिए एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे फायदा उठा सके। इसके अलावा पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है, चाहे वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। पाकिस्तान में अभी 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं। कहने का तो ये एक महज नंबर है 26 मिलियन, लेकिन याद रहे कि ये नंबर नहीं है, ये वो नस्लें हैं जो कि हमारे फ्यूचर को कंस्ट्रक्ट करेंगी। आप खुद सोचें, फ्यूचर में एजुकेशन के बगैर सर्वाइवल बहुत ही ज्यादा टफ है। ऐसी नेशन का क्या फ्यूचर होगा जहां पे 26 मिलियन बच्चे इलिटरेट होंगे, जो कभी स्कूल ही नहीं गए होंगे, वो फ्यूचर में कैसे सर्वाइव करेंगे। तो इसके लिए पाकिस्तान को अपने आर्टिकल 25A को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। हमने पहले बात की है कि पाकिस्तान के पास हर पॉलिसी है, हर एक सोल्यूशन है, जरूरत है तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन की। आर्टिकल 25A गारंटी करता है फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ डिग्री फैक्ट्री बन करके रह गया है। वहां पे कोई स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन नहीं सिखाई जाती है। फिनलैंड के एजुकेशन मॉडल को ले लें, वहां पे स्किल ओरिएंटेड या फिर हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस होता है। लेकिन हमारे यहाँ वही करिकुलम बच्चों को आज भी पढ़ाया जाता है जो सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, जो कि हमारे पेरेंट्स ने पढ़ा था, जो कि आजकल के प्रेजेंट टाइम में बिल्कुल इररेलीवेंट है। उसकी कोई रेलिवेंसी ही नहीं है। हमारा करिकुलम हमें सिविक सेंस नहीं देता, हमें एंटरप्रेन्योरशिप नहीं सिखाता, हमें डिजिटल लिटरेसी नहीं सिखाता, हमें क्रिटिकल थिंकिंग नहीं सिखाता। ये सारी की सारी चीजें हमारे करिकुलम में ऐड होनी चाहिए, जो कि प्रेजेंट टाइम की यानी कि 21st सेंचुरी की डिमांड्स को पूरा कर सके। और दूसरी बात ये है कि अगर कुछ बच्चे पढ़ लिख जाते भी हैं, डिग्री ले भी लेते हैं, तो कोई करियर काउंसलिंग तो होती नहीं है। उनको पता ही नहीं होता कि हमारी डिग्री की वर्थ क्या है। आज पाकिस्तान में हर साल लाखों ग्रेजुएट्स निकलते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर को ये ही नहीं पता होता कि उनकी डिग्री तो उन्होंने कर ली है,
लेकिन इस डिग्री का क्या पोटेंशियल है? क्यों? क्योंकि मसला ये है कि हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे कोई करियर मैपिंग नहीं होती। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बस 2-3 चीज़ें बताई जाती हैं, या तुमने टीचर बनना है, या डॉक्टर बनना है, या इंजीनियर बनना है, या तुमने सीएसएस करना है। दूसरी कंट्रीज़ को देखें तो दूसरी कंट्रीज़ में जर्मनी की अगर हम बात करें, तो जो जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे बच्चों को स्किल्स सिखाई जाती हैं। जर्मनी का वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरी दुनिया में फेमस है। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए कि स्कूल और कॉलेज लेवल पे करियर काउंसलिंग करें, ताकि बच्चों को पता हो कि कौन-कौन से हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बच्चों को एआई, डिजिटल मार्केटिंग, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, एनिमेशंस ऐसे फील्ड से इंट्रोड्यूस करवाया जाए अर्ली एजेस में, बहुत यंग एजेस में, ताकि उनको पता चले कि ये चीजें दुनिया में हैं और हम कौन सी तरफ जा सकते हैं। इंडस्ट्री विजिट्स होने चाहिए, 1-to-1 मेंटरशिप होनी चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि असल में क्या-क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। और जब बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें, तो यूनिवर्सिटी और एकेडेमिया की लिंकेज होनी चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो इंजीनियरिंग हो गया, आईटी है, सोशल साइंसेस के जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं, वो पता है क्या होता है, वो बाद में कॉल सेंटर्स में जाकर जॉब कर रहे होते हैं, जिसका इनकी फील्ड से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं होता। और अगर कॉल सेंटर में काम नहीं कर रहे होते हैं, तो या कहीं पे वीजा क्यू में जाकर लग जाते हैं। लेकिन दूसरी कंट्रीज जैसे साउथ कोरिया की अगर हम बात करें, तो यूनिवर्सिटीज और इंडस्ट्री को आपस में लिंक किया गया है। सैमसंग है, हुंडई है, इन्होंने डायरेक्ट कैंपस लैब्स बनाई हुई हैं, और इसका रिजल्ट यही है कि ये कंट्रीज टेक्नोलॉजिकली बूम कर रही हैं पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में अभी रिसेंटली फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी में जेम्स एंड ज्वेलरी सेंटर बनाया है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज के लिए। इसके अलावा अगर कोई आईटी यूनिवर्सिटी है, तो वो आईटी के साथ कोलैबोरेशन करे, वहां पे बच्चों को इंटर्नशिप दी जाए, और इंटर्नशिप मैंडेटरी होनी चाहिए। इसके लिए एचईसी को मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के साथ कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। यूनिवर्सिटीज में इनोवेशन और कमर्शियलाइजेशन विंग्स बनाई जाए, और इंटर्नशिप को मैंडेटरी किया जाए बाय लॉ कि हर एक बच्चे को इंटर्नशिप करनी है, चाहे वो किसी भी फील्ड का है, ताकि उसको पता चले कि वो जो पढ़ रहा है वो कहाँ पे अप्लाई होगा। और ये इंटर्नशिप्स पहले 1 साल के बाद होनी चाहिए, यानी कि 2 सेमेस्टर्स के बाद, ताकि अगले 3 साल जो बच्चा कुछ पढ़ेगा तो उसको पता चले कि मेरी फील्ड किस चीज से रिलेटेड है, ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करे। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होने के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान फंडिंग ही नहीं करता। हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करने वाली कौम है। हमारे यहाँ रिसर्चर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। इसराइल स्पेंड करता है 5% अपनी जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, बट ऑन दी अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ 0.3% कंट्रीब्यूट करता है। तो आप सोचें कि 0.3% कंट्रीब्यूशन के साथ क्या ही हो जाएगा, कितनी रिसर्च हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहली चीज ये है कि बजट बढ़ाए एजुकेशन का। जब एजुकेशन होगी तो खुद ब खुद हर एक चीज के सोल्यूशन ढूंढ लिए जाएंगे। नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडोमेंट फंड होना चाहिए, उसको एक्टिव करें। उसके अलावा सिविल मिलिट्री कोलैबोरेशन होनी चाहिए डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड एआई में। और रिसर्च कल्चर को प्रमोट करें, क्योंकि दुनिया की बड़ी कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर रही हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए जाएं। स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम क्या करेंगे कि अगर बच्चों को फॉरेन भेजा जा रहा है तो वो वहां से वापस आएंगे, तो वापस आकर पाकिस्तान के डिफरेंट सेक्टर्स में रिफॉर्म्स लेके आएंगे। टारगेटेड स्कॉलरशिप्स होनी चाहिए एग्री टेक में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अर्बन प्लानिंग में। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें ग्लोबल थिंक टैंक्स के साथ और इंक्यूबेटर्स के साथ। और जब ये लोग वापस आए पढ़ के, फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के आ रहा है या इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के आ रहा है, तो जब ये वापस आए तो इनको डायरेक्ट ब्यूरोक्रेसी में एंटर करें, ताकि ये वहां पे रिफॉर्म्स लेके आए, या फिर पॉलिसी मेकिंग में इनको लेके आए। ना कि सिर्फ फॉरेन स्कॉलरशिप दी जाए, बल्कि डोमेस्टिक लेवल पे भी जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको स्कॉलरशिप्स दी जाएं, ताकि वो पढ़ लिखकर ज्यादा से ज्यादा अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ में खुद ही पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा जेंडर एम्पावरमेंट के बगैर कभी भी इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। वुमेन पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन है। जब तक ये पॉपुलेशन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर ऐसा है कि जहां पे मोस्टली वुमेन काम करती हैं, और वो टेक्सटाइल सेक्टर वर्ल्ड लीडर है। पाकिस्तान में 50% वुमेन है, लेकिन वर्क फोर्स में उनकी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 22% है। हमारे यहाँ खवातीन क्या करती हैं, वो पूरा दिन टीवी पे मॉर्निंग शोज और ड्रामे देख के गुजार लेती हैं। इससे अच्छा है उनको कोई स्किल्स दी जाए। आज प्रेजेंट टाइम में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। खवातीन कुकिंग चैनल्स बना के यूट्यूब से अच्छा खासा अर्न कर रही हैं, ब्यूटी सैलून चला रही हैं। स्टिचिंग की उनको ट्रेनिंग दी जाए, ऑनलाइन एजुकेशन पे फोकस किया जाए कि घर बैठे बैठे बाहर की कंट्रीज में वो कुरान पढ़ा सकती हैं, या कोई और स्किल दे दी जाए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग की उनको स्किल्स दे दी जाए।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स करवाए जाएं। फार फ्लंग एरियाज में कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, वुमेन एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती, तो यूट्यूब पे हर एक चीज अवेलेबल है। खान एकेडमी सब कुछ सिखा रही है। पाकिस्तान की अपनी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है जिसके थ्रू वुमेन आज एजुकेशन भी हासिल कर सकती हैं घर बैठे बैठे। बेनजीर इनकम सपोर्ट के थ्रू वुमेन को एम्पावर किया गया है, लेकिन वो इतना काफी नहीं है। उनको कंप्लीटली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लाने की जरूरत है। वुमेन की पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल डोमेन में इंक्रीज करने की जरूरत है। इकोनॉमिकली वुमेन को एम्पावर करने की जरूरत है। ऐसे एरियाज में वुमेन को इनकरेज करें जो पहले मेल डोमिनेटेड होते थे। ओवरऑल पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ही बड़ा है। पाकिस्तान ये काम कर सकता है कि अपने टेक्सटाइल सेक्टर में वुमेन को ज्यादा से ज्यादा इनकॉर्पोरेट करें। सो वुमेन एम्पावरमेंट भी जरूरी है एक कंट्री की प्रोग्रेस के लिए। इसके अलावा पाकिस्तान को टैक्स रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। पाकिस्तान का टैक्स टू जीडीपी बहुत कम है, 9 to 10% है, जबकि वर्ल्ड बेंचमार्क कितना है, 18% है। पाकिस्तान की आधे से ज्यादा इकोनॉमी इनफॉर्मल है। वर्ल्ड बैंक का ये कहना था कि पाकिस्तान अगर ये जो ग्लोबल बेंचमार्क है 18%, इसको अगर अचीव कर लेता है तो पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो कंट्रीज जिनकी टैक्स कलेक्शन बहुत हाई है उनकी सोशल सर्विसेज भी बहुत हाई है, जैसे हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की एग्जांपल ले लेते हैं। पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर अभी भी अनटैक्स्ड है। चलो छोटे फार्मर से पाकिस्तान बेशक टैक्स ना ले, लेकिन जहां पे प्रॉफिट ज्यादा होता है वहां पे टैक्स लेना चाहिए और इनफॉर्मल इकोनॉमी को टैक्स नेट में लाया जाए। उसके लिए टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। नादरा को एफबीआर के साथ लिंक करना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस दें कि टैक्स देना क्यों जरूरी है। ये आपके डेवलपमेंट के लिए यूज होगा। इसके लिए टीवी ड्रामास बनाए जाए, शॉर्ट फिल्म्स बनाई जाए, सोशल मीडिया पे टैक्स की इंपॉर्टेंस को एक्सप्लेन किया जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान ये काम कर सकता है कि एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई कर सकता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अभी भी सिर्फ और सिर्फ कुछ ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स पे मुश्तमिल है, जैसे कि टेक्सटाइल है, राइस है, स्पोर्ट्स गुड हो गई। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बस यहाँ तक महदूद हैं। इशरत हुसैन ने अभी एक रिसेंटली बुक लिखी थी, डेवलपमेंट पाथवेज। उसमें इशरत हुसैन ये कहते हैं कि इंडिया ने एक सेक्टर पकड़ा, जैसे कि आईटी सेक्टर है, और उसमें इंडिया ने अपने आप को मॉडर्नाइज किया और इंडिया आज दुनिया का आईटी एक्सपोर्टर का वर्ल्ड लीडर है। इसी तरह बांग्लादेश ने एक सेक्टर पकड़ा, टेक्सटाइल, और आज बांग्लादेश उसका मार्केट लीडर है। इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट $200 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है। बांग्लादेश का जो सिंगल सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर, वो $50 बिलियन कमा रहा है। लेकिन पाकिस्तान अभी भी टेक्सटाइल, राइस, स्पोर्ट्स इन तक महदूद है। चलो ये भी सही है, पाकिस्तान आइडेंटिफाई करे कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, फिर पाकिस्तान उसमें मार्केट लीडर बने। आप खुद सोचें, गंदम और चावल, ये कोई भी पाकिस्तान जो चीजें एक्सपोर्ट करता है, फसल बोने से तैयार होने तक 6 महीने लग जाते हैं। 6 महीने में एक प्रोडक्ट बनता है और फिर आप उसको एक्सपोर्ट करते हो। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखें तो एक आईफोन असेंबल होने में हार्डली फ्यू मिनट्स लगते हैं और उसका प्रॉफिट इस एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा है। स्मार्ट प्लानिंग की जरूरत है। पाकिस्तान को आईटी, फार्मा, हलाल फूड्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करना होगा और इन्हीं को फिर एक्सपोर्ट्स में कन्वर्ट करना होगा। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट काउंसिल बनानी चाहिए जो कि ऐसे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स पे फोकस करें जो कि अभी दुनिया की जरूरत है। उसके अलावा पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत कम है इंडिया के मुकाबले में। हमारे यहाँ रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है। रेड टेपिज्म क्या होता है? ये ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को बोलते हैं कि फाइलें एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, अननेसेसरी रूल्स और पेपर वर्क जो होता है उसको बोलते हैं। इंडिया ने 1991 में 80 लाइसेंसिंग खत्म किए थे और आज दुनिया के टॉप स्टार्टअप्स इकोनॉमीज में से इंडिया एक है। पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 19 अप्रूवल्स चाहिए होते हैं। आप खुद सोचेंगे ये 19 अप्रूवल्स का नाम सुन के ही जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स आते हैं वो डर जाते होंगे। वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए कि सारी की सारी चीजें सिंगल प्रोसेस में हो जाएं। पाकिस्तान ने एक इनिशिएटिव लिया भी है SIFC के अंडर, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के अंडर है। वहां पे वन विंडो ऑपरेशन इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान को इसको कल्चर में इंट्रोड्यूस करना होगा ताकि पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आए। उसके अलावा पाकिस्तान का एक बड़ा मसला ये है कि ऐसा नहीं है पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन होती नहीं है। पाकिस्तान में हर साल FPR के मुताबिक टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हो रही है, लेकिन हमारी जो ये स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज है, जैसे PIA है, स्टील मिल है, रेलवे है, इसकी मद में हर साल सरकार हमारी अच्छा खासा पैसा भरती है इसके लॉस को कवर करने के लिए। जितनी भी लॉस मेकिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं इनको पाकिस्तान को प्राइवेटाइज करना होगा। प्राइवेटाइजेशन ऐसी कोई न्यू चीज नहीं है। मार्gaरेट थाचर ने यूके में की थी लॉस मेकिंग एंटरप्राइजेस पे और उसके बाद यूके ने अच्छी खासी प्रोग्रेस की थी। पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो जैसे PIA है, PIA में 700 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं
जबकि अगर हम सरीन एयरलाइन की बात करें जो कि उससे अच्छा परफॉर्म करिए, वहां पे 150 है ऑलमोस्ट। तो ये जो अननेसेसरी स्टाफिंग होती है, इन सब चीजों को अब खत्म होना चाहिए। पीआईए है, स्टील मिल है, रेलवे है, इनको प्राइवेटाइज करना चाहिए। या तो फुल प्राइवेटाइजेशन हो जाए या पार्शियल प्राइवेटाइजेशन हो जाए। एक तरफ जब ये प्राइवेटाइज होंगे तो जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगेगा। दूसरी बात ये कि ये टैक्सेस पे करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान को रीजनल ट्रेड को अट्रैक्ट करना चाहिए। इंडिया और चाइना के दरमियान अगर हम बात करें तो लद्दाख में उनकी जंग छिड़ी हुई थी। इसके बावजूद दोनों कंट्रीज की जो ट्रेड है वो $100 बिलियन से ज्यादा है। पाकिस्तान का पोटेंशियल है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ ट्रेड कर सकता है, ईरान के साथ कर सकता है, इंडिया के साथ कर सकता है, चाइना के साथ कर सकता है, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ कर सकता है। पाकिस्तान को इन नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड इंक्रीज करनी चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान को सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लानी होगी। जो सिक्योरिटी इश्यूज है पाकिस्तान में उसको डायलॉग के थ्रू रिजॉल्व करना होगा और पाकिस्तान की सॉफ्ट इमेज दुनिया में स्प्रेड करनी होगी। इंडिया की अगर हम बात करें तो जो डिस्कवरी है, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल है, वहां पे इंडिया अपने कल्चर को प्रमोट करता है। साउथ कोरिया की बात करें तो वो के पॉप जो है वो ग्लोबल सेंसेशन है और वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। पाकिस्तान भी अपने कल्चर को प्रमोट करे, अपनी हॉस्पिटैलिटी को प्रमोट करे, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लेके आए, यूट्यूब के थ्रू, नेटफ्लिक्स के थ्रू, नेशनल ज्योग्राफी जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, जो कि पूरी दुनिया देखती है। उसके अलावा पाकिस्तान का एक सेक्टर है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, वो है ब्लू इकोनॉमी। पाकिस्तान की कोस्टल लाइन 1000 किलोमीटर है। पाकिस्तान के पास गवादर जैसी डीप सी पोर्ट है जहां से ऑयल रूट्स गुजरते हैं। तो अभी तक पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ फिश पकड़ रहा है। ऐसा क्यों है? पाकिस्तान ने इस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया। ब्लू इकोनॉमी का एक बड़ा ही पोटेंशियल है, पाकिस्तान इसको कैश कर सकता है। अगर हम नॉर्वे की एग्जांपल लें तो नॉर्वे ने जो मरीन बायोटेक्नोलॉजी है या डीप सी माइनिंग है या सस्टेनेबल फिशरीज हैं, इसके थ्रू अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया है और आज उनकी पर कैपिटा इनकम $89,000 से भी ज्यादा है और 30% जीडीपी वो जो होते हैं ब्लू इकोनॉमी से आती है। पाकिस्तान में गवादर पोर्ट फुली फंक्शनल नहीं है अभी, कोस्टल टूरिज्म अंडर डेवलप्ड है, मरीन बायोटेक्नोलॉजी या फिर डीसैलिनेशन प्लांट्स है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। सिर्फ एक गवादर में डीसैलिनेशन प्लांट लगा हुआ है और जो भी फिशरमैन है वो पुरानी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान अपने गवादर को सिंगापुर लाइक मैरीटाइम सिटी बना सकता है। डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए चाइना और टर्की के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर सकता है। इसके अलावा बलूचिस्तान के जितने भी फिशरमैन हैं उनको जीपीएस बोर्ड्स दी जाएं, मरीन रिसर्च यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की जाएं जहां पे इस पोटेंशियल को स्टडी किया जाए और पाकिस्तान को मालदीव स्टाइल डेस्टिनेशन बनाया जाए। इसके अलावा पाकिस्तान सी पैक को इम्प्लीमेंट करे। सी पैक में पाकिस्तान के हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, चाहे वो आईटी है, एनर्जी है, एग्रीकल्चर है। सिर्फ और सिर्फ जरूरत इस चीज की है कि पाकिस्तान सी पैक को ट्रू स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करे। फर्स्ट फेज कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज कंटिन्यूएशन में है। सेकंड फेज में इंडस्ट्रियल जोन्स हैं, एग्रीकल्चर कॉरिडोर हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो ये जब कंप्लीट होगा टाइमली तो पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, पाकिस्तान में डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइज होगा, पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। जैसे चाइना कजाकिस्तान कॉरिडोर है, उसमें चाइना ने सेंट्रल एशिया के जरिए ट्रेड हाईवेज बनाई हैं। तो उस कॉरिडोर में 40 स्पेशल इकोनॉमिक जोन फंक्शनल हैं और हर जोन में 5000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला है। पाकिस्तान के सी पैक का पोटेंशियल इससे भी ज्यादा है। पाकिस्तान क्या करे कि सी पैक के फेज 2 को फेडरल और प्रोविजनल अलाइनमेंट दोनों के जरिए फास्ट ट्रैक पे लाया जाए। गवादर है, फैसलाबाद है, रशाकई है, ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फॉरेन और लोकल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान अट्रैक्ट करे। इंडस्ट्रियल जोन के साथ यूनिवर्सिटीज और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर लिंक किए जाएं और पाकिस्तान सी पैक के अंडर ही अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करे। इसराइल एक डेजर्ट है, वहां पे ड्रिप इरिगेशन के थ्रू वो एक्सपोर्ट लीडर बन गया है। पाकिस्तान की 70% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर ड्रोन्स लाएं स्प्रे करने के लिए, मॉडर्न सीड्स टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, चाइनीज की पार्टनरशिप से लाएं और वो सी पैक के अंडर ऑलरेडी है भी। फार्मर्स को क्रेडिट लें थ्रू डिजिटल वॉलेट जैसे जैज कैश स्टाइल हो गया। और सबसे जरूरी बात है कि लैंड रिफॉर्म्स लाई जाएं। एग्रीकल्चर के साथ साथ इंडस्ट्री को भी देखा जाए, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। पाकिस्तान में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है। हर साल $20 बिलियन की मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता है। ये पाकिस्तान डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करे। वियतनाम में क्या होता है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, सैमसंग, एप्पल, वो वहां पे बनते हैं। पाकिस्तान के पास भी पोटेंशियल है। पाकिस्तान का फैसलाबाद टेक्सटाइल कैपिटल है। गुजरावाला में पाकिस्तान के फैंस हो गए, सेरामिक्स हो गए, मोटर्स हो गए, ये बनती हैं। सियालकोट की बात की जाए तो सियालकोट में स्पोर्ट्स और सर्जिकल गुड्स बनती हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ एनर्जी का मसला है, पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी है और करप्शन है। पाकिस्तान में सी पैक के अंडर जो इंडस्ट्रियल जोन है उनको कंप्लीट करे, इंडिया स्टाइल
स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बनाए, इंक्यूबेशन पार्क्स बनाए। पाकिस्तान ये काम कर सकता है कि लोकल ऑटोमोबाइल्स बनाए, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाए, जैसे किया है, एमजी है, इन्फिनिक्स है। उसके अलावा जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है उस पे फोकस करे। इंडिया का जैसे है, इंडिया ने मेड इन इंडिया इनिशिएटिव लॉन्च किया है और आज डिफेंस से लेके स्मार्टफोन तक हर एक चीज इंडिया खुद बना रहा है। पाकिस्तान को भी ये जो मोटर बाइक्स है वो लोकल खुद बनाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल खुद प्रोड्यूस करे, फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट को खुद बनाए। इसके लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि प्राइवेट सेक्टर लेड इनोवेशन होनी चाहिए और रिसर्च एंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। उसके लिए गवर्नमेंट को इन सेक्टर्स में बजट इंक्रीज करने की जरूरत है। इसके साथ साथ पाकिस्तान आईटी और सर्विस सेक्टर पे फोकस करे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 2 मिलियन फ्रीलांसर्स हैं, लेकिन उनका एक्सपोर्ट वॉल्यूम 400 मिलियन है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी पेमेंट मैकेनिज्म नहीं है, जैसे पेपाल है, स्ट्राइप, ऐसी कोई चीज नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेट क्वालिटी पाकिस्तान की लो है, हर दूसरे दिन हमारा इंटरनेट बंद होता है। पॉलिसी सपोर्ट पाकिस्तान की मिसिंग है। इंडिया क्या करता है, इंडिया का जो सर्विस सेक्टर है वहां पे इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं 300 बिलियन क्रॉस कर गई हैं। पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है? अपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड को रीस्ट्रक्चर करे पाकिस्तान, 5G और फाइबर ऑप्टिक्स हाईवेज पे फोकस करे, फ्रीलांसर्स के लिए भी पाकिस्तान काम करे। और पाकिस्तान के टूरिज्म सेक्टर को हम कैसे भूल सकते हैं? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे 5 सीजन हैं, 3 मेजर माउंटेन रेंजेस हैं और 7,000 साल पुरानी हमारी सिविलाइजेशन है। तो ऐसी कंट्री में टूरिज्म क्यों नहीं है? क्योंकि फोकस नहीं है, पॉलिटिकल विल नहीं है। इस सेक्टर को उस तरह से डेवलप नहीं किया गया। टर्की की बात करें तो टर्की में हर साल $40 बिलियन टूरिज्म सेक्टर कमाता है। श्रीलंका अपने इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद 2023 में 2 मिलियन टूरिस्ट अट्रैक्ट कर गया। पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हमारे पास हुंजा है, स्कर्दू है, सवात है, मोइंजोदाड़ो है, तख्तेबाही है। पाकिस्तान को इन जगहों को डेवलप करना चाहिए। पाकिस्तान ये काम कर सकता है कि टूरिज्म सेक्टर के लिए छोटी छोटी वीडियोस, टूर गाइड्स वगैरह बनाकर वेबसाइट्स पे अटैच करे। ऑनलाइन ई वीजा सिस्टम पाकिस्तान इंट्रोड्यूस करवाए। हेरिटेज साइट्स जितनी भी हमारी उनको रीस्टोर किया जाए और जितने भी लोकल हैं अगर वो रेजिस्टेंट हैं किसी भी वजह से, उनको अवेयरनेस दी जाए कि ये वहां के लोगों के लिए बिजनेसेस एस्टेब्लिश करेगा। क्योंकि अगर टूरिज्म आती है पाकिस्तान में होटल्स, रेस्टोरेंट, ये बिजनेस ज्यादा फ्लरिश होते हैं। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो फ्लरिश करती है, तो बाहर से पैसा पाकिस्तान में आएगा। अगर टूरिज्म फ्लरिश होगी तो इस सेक्टर के लिए पाकिस्तान को फोकस करने की जरूरत है। इन दी एंड अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। सी पैक के थ्रू पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है, ब्लू इकोनॉमी को कैश कर सकता है, टूरिज्म सेक्टर को पाकिस्तान रिवाइव कर सकता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की अपनी यूथ है। जरूरत सिर्फ इस चीज की है कि ऐसे लीडर्स होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो वाकई में पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करें। पाकिस्तान बहुत ही रेजिलियंट स्टेट है। पाकिस्तान ने बहुत शॉक्स बर्दाश्त किए हैं, सैंक्शंस पाकिस्तान पे लगी, फ्लड्स आए पाकिस्तान में, टेरर अटैक्स हुए, उसके बावजूद पाकिस्तान ने सरवाइव किया। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान की आर्मी दुनिया की बेस्ट आर्मी है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। पाकिस्तान के पास किसी चीज की कमी नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। इंडिया सिर्फ 40 सालों में दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में आ गया। चाइना पाकिस्तान के बाद बना था। चाइना आज दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पाकिस्तान भी बन सकता है। पाकिस्तान को जरूरत है तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल विल और एक सही डायरेक्शन की। और इकबाल ने कहा था ना, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी की। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।